हेलो फ्रेंड्स, इस न्यूज़ में हम लोग डिस्कस करेंगे कि यदि आपने शेयर सेल किए हैं तो असेसमेंट ईयर 2021 के लिए आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर टैक्स किस प्रकार कैलकुलेट करेंगे। taxhill.com के यूट्यूब चैनल पर मैं सी सतबीर सिंह आपका स्वागत करता हूं। रेगुलर अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना ना भूलें ताकि जैसे ही हम कोई नया अपडेट डालें आपके पास इमीडिएटली यह अपडेट पहुंच जाए। फ्रेंड्स, यदि आपको शेयर की सेल पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है तो आपको टैक्स किस प्रकार देना है। इसके लिए सबसे पहले आपको ये देखना है कि जो शेयर आपने ट्रांसफ़र किए हैं क्या वो शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट हैं या लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट हैं। क्योंकि यदि शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट से आपको गेन होता है तो उसे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कहा जाता है, और यदि वो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट हैं तो उससे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है। तो फ्रेंड्स, आपके लिए समझना ज़रूरी है कि कब आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा। तो यदि आपके पास इक्विटी या प्रेफरेंस शेयर्स हैं जो कि लिस्टेड हैं इंडिया में, या फिर सिक्योरिटी या डिवेंचर गवर्नमेंट सिक्योरिटी जो कि लिस्टेड है, या यूनिट ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड वेदर क्वार्टर और नॉट, जीरो कूपन बॉन्ड वेदर क्वार्टर और नॉट, यूनिट ऑफ यूटीआई वेदर क्वार्टर और नॉट, यदि आप ये 12 महीने से ज़्यादा अपने पास होल्ड करके रखते हैं तो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है। इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर जो कि अनलिस्टेड होते हैं, यदि वो 24 मंथ से ज़्यादा आप अपने पास होल्ड करके रखते हैं तो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है। फ्रेंड्स, इस न्यूज़ में हम लोग स्टडी करेंगे कि यदि आप लिस्टेड इक्विटी शेयर को सेल करते हैं 12 महीने से ज़्यादा होल्ड करके तो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है, उस पर आपको टैक्स किस प्रकार देना है। इससे पहले वीडियो में हमने ये कवर किया था कि यदि आप 12 महीने से कम उन्हें होल्ड करके बेचते हैं यानी कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है तो किस प्रकार टैक्स देना है। आप उस वीडियो को रेफ़र कर सकते हैं, उसका लिंक इस न्यूज़ की वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। तो फ्रेंड्स, अब हम स्टडी कर लेते हैं कि यदि आपको शेयर पर कैपिटल गेन होता है लॉन्ग टर्म तो आपको टैक्स किस प्रकार देना होता है। फ्रेंड्स, यदि आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है शेयर पे यानी कि आपने 12 महीने से ज़्यादा उन्हें होल्ड करके रखा है और वो लिस्टेड है, तो आपको ये देखना है कि क्या वो सेक्शन 112A के अंतर्गत कवर्ड हैं या अदर शेयर हैं। फ्रेंड्स, यदि वो 112A के अंतर्गत कवर्ड है तो आपको 10% टैक्स देना होता है यदि जो कैपिटल गेन है वो 1 लाख रुपए से ज़्यादा होता है। लेकिन यदि वो अदर शेयर है तो उस केस में आपके पास ये ऑप्शन होती है कि आप इंडेक्सेशन बेनिफिट क्लेम करें और 20% टैक्स पे करें, या बिना इंडेक्सेशन बेनिफिट किए आप 10% दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब समझ लेते हैं कि सेक्शन 112A के अंतर्गत आपके शेयर कब कवर्ड होंगे। इसके लिए आपको कंडीशंस को चेक करना है कि ये जो सेक्शन है वो सभी एसेसीज के लिए एप्लीकेबल है, भले ही वो कॉरपोरेट हो, नॉन कॉरपोरेट हो, नॉन रेजिडेंट हो या फिर रेजिडेंट हो। कंडीशन यहाँ पे दी गई है कि जो टोटल इनकम है एसएससी की उसके अंदर कैपिटल गेन के अंतर्गत इनकम आनी चाहिए। कैपिटल गेन जो होना चाहिए वो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट से होना चाहिए, बीइंग इक्विटी शेयर इन अ कंपनी और यूनिट ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड और यूनिट ऑफ अ बिजनेस ट्रस्ट, और उनके ऊपर सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स पे किया जाना चाहिए। तो फ्रेंड्स, अब हम समझ लेते हैं कि आपको सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स कब पे किया जाना चाहिए। इसके बारे में भी बताया गया है कि यदि इक्विटी शेयर हैं कंपनी के तो सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स जब आपने एक्वायर किए हैं उस वक्त भी पे किया जाना चाहिए, और जब आप ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो उस वक्त ही पे किया जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पे एक्सेप्शन है, क्योंकि सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स 1 अक्टूबर 2004 से लागू किया गया था, इसलिए यदि इससे पहले शेयर आपने एक्वायर किए हैं तो उस केस में एक्विजिशन से पहले एसटीटी नहीं पे किया गया होगा, इसलिए एक्सेप्शन है। या फिर कुछ ऐसी एक्विजिशन है जो कि सीबीडीटी ने नोटिफाई की है जिसपे कि एक्विजिशन के टाइम एसटीटी नहीं पे किया जाता, जैसे कि आईपीओ है, ईसोप है। इसके अलावा फ्रेंड्स, यदि यूनिट है इक्विटी ओरिएंटेड फंड के या फिर बिजनेस ट्रस्ट के तो उस केस में सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स पे किया जाना चाहिए जब ये कैपिटल एसेट ट्रांसफ़र किए जा रहे हैं। लेकिन यदि शेयर ट्रांसफ़र किए गए हैं इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर के थ्रू जहाँ पे कि सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन नहीं पे किया जाता है, यदि अमाउंट फॉरेन करेंसी में रिसीव हुआ है तो उस केस में भी ये सेक्शन एप्लीकेबल होगा। तो फ्रेंड्स, यदि आप ये कंडीशंस मीट कर लेते हैं और आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है इक्विटी शेयर के ट्रांसफ़र से जहाँ पे कि सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स पे किया गया है, तो उस केस में अब आपको टैक्स कैलकुलेट करना है। लेकिन टैक्स आपको कैलकुलेट करना है यदि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 1 लाख रुपये से कम है तो नील है, और यदि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 1 लाख रुपये से ज़्यादा है तो 1 लाख रुपये से जितना अमाउंट ज़्यादा होगा उसके ऊपर आपको 10% इनकम टैक्स पे करना होता है, जिससे कि हम अभी एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। फ्रेंड्स,
यहाँ पे आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात ये ध्यान में रखनी है कि रिबेट अंडर सेक्शन 87A आपको अवेलेबल नहीं होगी इस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से, जो कि आपको सेक्शन 112A के अंतर्गत होता है, यानी कि इक्विटी शेयर से जिसपे कि आपने सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स पे किया है। 87A की रिबेट मिलती है यदि व्यक्ति की टोटल इनकम 5 लाख रुपये तक है तो वो 12,500 रुपये तक रिबेट क्लेम कर सकता है, लेकिन इस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से रिबेट नहीं मिलेगी। फ्रेंड्स, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन निकालने के लिए सबसे पहले आपको कॉस्ट निकालनी है शेयर की। इसके लिए फॉर्मूला दिया गया है कि यदि आपने शेयर 31 जनवरी 2018 से पहले परचेज किए थे तो उस केस में कॉस्ट किस प्रकार निकालनी है, क्योंकि 1 फरवरी 2018 से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर टैक्स लगा दिया था गवर्नमेंट ने, इसलिए 31 जनवरी 2018 तक के लिए फॉर्मूला दिया था जहाँ पे कि जो एक्चुअल कॉस्ट है एक्विजिशन की वो आपको लेनी है, या फिर लोअर ऑफ फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर एंड फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन विच एवरी लेस। तो यहाँ पे जो फिगर आएगी विच एवरी लेस, उसके बाद ए और बी को आप कंपेयर करेंगे, जो फिगर ज़्यादा आएगी उसे आपको कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन के तौर पर लेना है। लेकिन यदि बोनस शेयर्स आपने एक्वायर किए हैं 31 जनवरी 2018 से पहले तो उसकी भी कॉस्ट इसी फॉर्मूले से निकालनी है, क्योंकि उस केस में कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन नील होती है बोनस शेयर के केस में। तो आप फेयर मार्केट वैल्यू या फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन विच एवरी लेस वो ले सकते हैं एज अ कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको कुछ मुख्य बातें ध्यान रखनी है कि आपको इंडेक्सेशन बेनिफिट नहीं मिलता है इक्विटी शेयर के लिए या इक्विटी ओरिएंटेड फंड के लिए, जो कि सेक्शन 112A के अंतर्गत कवर्ड होते हैं। इसके अलावा जो होल्डिंग पीरियड है उस डेट से ही देखा जाता है जब आपने वो शेयर फर्स्ट एक्वायर किए थे, यानी कि जो 12 महीने से ज़्यादा आपने होल्ड किए हैं पीरियड, ये पीरियड देखा जाएगा जब वो शेयर आपने फर्स्ट टाइम एक्वायर किए थे और जब आप सेल कर रहे हैं उसके बीच का डिफरेंस कितना है। यहाँ पर एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए मिस्टर ए हैड परचेज 2400 लिस्टेड शेयर और 10 ईच ऑफ अ कंपनी ऑन 20 of May 2001 for ₹80,000. He sold all the shares at ₹120 each on 12th January 2020 through a recognized stock exchange. He paid brokerage at the rate of 2% and security transaction tax at the applicable rate. Cost inflation index for 2001-2 is 100 and for 2019-20 is 289, and security transaction tax at the applicable rate was paid. So you have to compute the capital gain. You have to assume that the fair market value of these shares on 31st January 2018 was 100 per share. Friends, in this case, fair market value on 31st January 2018 will be the highest quoted price of the share on 31st January 2018. If the share were not traded on 31st January, then you can take immediately before that what was the highest traded price of those shares. So friend, in this case you can see that these shares were purchased in 2001 and they are sold in 2020, so it's more than 12 months. So it's a long term capital gain from these shares. फ्रेंड्स, इस प्रकार आप ये शेयर 1 साल से ज़्यादा रखने के बाद बेच रहे हैं तो इसलिए आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो रहा है। लेकिन यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स जो पे किया गया है वो आपको डिडक्शन के तौर पर नहीं मिलेगा। तो फ्रेंड्स, चलिए कैलकुलेट करते हैं कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ ओरिजिनल शेयर। इस केस में आपको हायर ऑफ द फॉलोइंग लेना है। एक्चुअल कॉस्ट शेयर की 80,000 रुपीज़ है जो दी हुई है, और बी पॉइंट लोअर ऑफ द फॉलोइंग दैट इज फेयर मार्केट वैल्यू ऑन 31st January 2018 दैट इज 2400 into 100 2,40,000 and sale consideration price. Sale consideration 120 into 2400, so 2,88,000, whichever less is 2,40,000, and then you will compare with the 80,000. जो भी हाई होगा फिगर फिर वो आपको लेना है, तो यहाँ पे 2,40,000 रुपीज़ आ जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम कैलकुलेशन करते हैं। यहाँ पे फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन 2400 इंटू 120 यानी कि 2,88,000 रुपये में आपने शेयर सेल किए हैं। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 2,40,000 और एक्सपेंस ऑन ट्रांसफ़र 4,800, 2% एक्सपेंसेस, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स डिडक्शन के तौर पर अलाउड नहीं है, तो 2,44,800 आपको डिडक्शन आ जाएगी। आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन यहाँ पे आ जाता है 43,200। लेकिन क्योंकि ये गेन जो है वो 1 लाख रुपये से कम है इसलिए टैक्सेबल कैपिटल गेन नील होगा, इसके ऊपर टैक्स नहीं देना है आपको। फ्रेंड्स, मान लीजिए किसी व्यक्ति का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 3 लाख रुपया है लेकिन 2.5 लाख रुपये तक तो टैक्स लगता ही नहीं है। क्या वो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट को सेटअप कर सकता है, यानी कि एडजस्ट कर सकता है? आंसर है सिर्फ रेजिडेंट इंडिविजुअल और रेजिडेंट हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के केस में ही वो यह लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो कि सेक्शन 112A के अंतर्गत हुए हैं उन्हें एडजस्ट कर सकता है।
तो फ्रेंड्स आपको ध्यान रखना है कि जो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है वो रेजिडेंट इंडिविजुअल के लिए अलग है, हिंदू एंड डिवाइडेड फैमिली के लिए अलग है और नॉन रेजिडेंट इंडिविजुअल के लिए अलग है। रेजिडेंट इंडिविजुअल के केस में देखा जाता है कि क्या उसकी उम्र 60 साल से कम है या 60 साल से या उससे ज़्यादा है, लेकिन 80 साल से कम है या 80 साल उससे ज़्यादा है, तो उस केस में डिफरेंट एग्जम्पशन लिमिट है। फ्रेंड्स हिंदू एंड डिवाइडेड फैमिली के केस में 2.5 लाख रुपए की लिमिट है, नॉन रेजिडेंट इंडिविजुअल के केस में 2.5 लाख रुपए की लिमिट है, लेकिन यदि व्यक्ति 60 साल से कम है तो 2.5 लाख की लिमिट है, यदि 60 साल उससे ज़्यादा लेकिन 80 साल से कम है तो 3 लाख रुपए तक उसे कोई टैक्स नहीं देना होता है, और यदि व्यक्ति की उम्र 80 साल या उससे ज़्यादा है तो उस केस में 5 लाख रुपए तक उसे कोई टैक्स नहीं देना होता है। तो फ्रेंड्स रेजिडेंट इंडिविजुअल और रेजिडेंट हिंदू एंड डिवाइडेड फैमिली लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो होता है सेक्शन 112A के अंतर्गत, उसमें से यह लिमिट एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन नॉन रेजिडेंट इंडिविजुअल 112A के अंतर्गत जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है उसमें से लिमिट एडजस्ट नहीं कर सकते। तो फ्रेंड्स हम इसे एक एग्जांपल के द्वारा समझ लेते हैं। मान लीजिए मिस्टर राम जो कि इंडिया के रेजिडेंट है, एज 40 ईयर्स है, उनकी अदर इनकम 70,000 है और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112A 3,65,000 है। तो इस केस में हमें इनकम टैक्स कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हम लोग टैक्सेबल इनकम ले लेते हैं जो कि 3,65,000 है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की, अदर इनकम 70,000, तो टोटल इनकम 4,35,000 बन जाती है। फ्रेंड्स इस केस में बेसिक एग्जम्पशन लिमिट 2,50,000 टैक्स नहीं लगता है। तो सबसे पहले आप अदर इनकम एडजस्ट कर देंगे तो बैलेंस लिमिट 1,80,000 की रह जाएगी, जिससे कि आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से एडजस्ट करना है। तो इस केस में जो बैलेंस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन रह गया है वो 1,85,000 का रह गया है। तो हमने अभी डिस्कस किया कि सेक्शन 112A के अंतर्गत यदि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है तो 1 लाख रुपए से ज़्यादा यदि कैपिटल गेन होगा तो ही 10% टैक्स पे करना है। तो यहाँ पे आपको उसके बाद 1,85,000 में से 1 लाख रुपए लेस करके जो बैलेंस अमाउंट बचा 85,000 उसके ऊपर 10% टैक्स पे करना है 8,500, और आप रिबेट नहीं क्लेम कर सकते 87A के अंतर्गत। हालांकि फ्रेंड्स यहाँ पे आपकी जो टोटल इनकम है 4,35,000 है, लेस देन 5 लाख रुपीज़, फिर भी आपको रिबेट नहीं मिलेगी 87A के अंतर्गत। आपका टैक्स आ जाएगा, उसके बाद आपको हेल्थ एंड एजुकेशन सेस 4% पे करना है, तो टोटल टैक्स एंड सेस पेबल आ जाएगा। तो क्या फ्रेंड्स आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं यदि कैपिटल गेन होता है आपको सेक्शन 112A के अंतर्गत? आंसर है नहीं। आप सेक्शन 80C से 80U तक डिडक्शन क्लेम नहीं कर सकते हैं। मान लीजिए आपने कोई PPF में इन्वेस्टमेंट की है या LIC में, उसकी भी डिडक्शन क्लेम नहीं कर सकते हैं। इसे भी हम एक एग्जांपल के द्वारा समझ लेते हैं। मान लीजिए मिस्टर राम जिनकी की एज 57 ईयर है और वो रेजिडेंट है, रिटायर्ड पर्सन है, वो इक्विटी शेयर परचेज करते हैं SBI के मार्च 2018 में और उन्हें अप्रैल 2019 में सेल कर देते हैं, यानी कि मोर देन 1 ईयर उन्होंने अपने पास रखे हैं और सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स पे किया है। उन्हें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ 3,20,000 का। तो क्या इस केस में 1,50,000 जो उन्होंने डिपॉजिट किया है पब्लिक प्रोविडेंट फंड में, इसकी डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं? फ्रेंड्स इस केस में हमने अभी डिस्कस किया कि यदि सेक्शन 112A के अंतर्गत लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है तो आप 80C से सेक्शन 80U तक की कोई भी डिडक्शन क्लेम नहीं कर सकते हैं। इसलिए इस केस में 1,50,000 जो PPF में डिपॉजिट किया गया है उसकी डिडक्शन नहीं मिलेगी। इसलिए इस केस में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 3,20,000 आ जाएगा और वही आपकी ग्रॉस टोटल इनकम मानी जाएगी। यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात यह है कि आप यहाँ पे 1 लाख रुपया यहाँ पे शुरू में लेस नहीं करेंगे, ग्रॉस टोटल इनकम लेंगे, कोई डिडक्शन नहीं मिलेगी। टोटल इनकम आपकी आ जाएगी, उसमें से आप बेसिक एग्जम्पशन लिमिट 2,50,000 की लेस करेंगे। उसके बाद जो गेन आपका बचेगा बैलेंस टैक्सेबल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112A, क्योंकि वो आपका लेस देन 1 लाख रुपीज़ है तो आपको कोई टैक्स यहाँ पे नहीं पे करना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जब आप टैक्स निकालेंगे उस वक्त आप 1 लाख रुपया लेस करने के बाद यदि टैक्सेबल अमाउंट होता है तो उसके ऊपर 10% टैक्स जो है वो कैलकुलेट करते हैं। तो फ्रेंड्स आपको आज की न्यूज़ कैसी लगी कृपया लाइक करके मुझे बताइए और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों तक यह इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए और वो इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत कंप्लायंस कर पाएँ। फ्रेंड्स अब आप मेरे चैनल CS सतबीर सिंह की मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे कि जो एक्सक्लूसिव वीडियोज़ हैं सिर्फ मेंबर्स के लिए इनकम टैक्स, GST, फाइनेंस, एक्स्ट्रा पर उन्हें रेफ़र कर सकते हैं। फ्रेंड्स जिन लोगों ने CS सतबीर सिंह चैनल की मेंबरशिप ली है उनके लिए मेंबर्स ओनली वीडियो का लिंक इस न्यूज़ की वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है और सेपरेट से प्लेलिस्ट भी दी गई है, आप वहां जाके ये वीडियो देख सकते हैं।